सर्वप्रथम आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो विषय है यूरोप के इतिहास का पार्ट 3 है और वो है क्रांतियों का युग। कल हमने जहाँ से छोड़ा था कि 1815 की जो वियना की संधि हुई, उस संधि ने क्या किया, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसने क्रांतियों के लिए नए नए द्वार खोल दिए। क्रांतियों को फिर से उसने प्रोत्साहित करने का काम किया। वियना की संधि जिसमें फ्रांस, इटली और प्रसा को अनेक तरीक़ों से लैंड लॉक या उनके अधिकार क्षेत्रों को कम करने का प्रयास किया गया था वियना की संधि में। ऑस्ट्रिया ने तो वियना की संधि में पूरी तरीके से इटली पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो कहा करता था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुखाम हो जाता है। तो वियना की संधि कहीं ना कहीं क्रांति जो उसके बाद में हुई, यानी 1830 से और 1848 का जो टाइम पीरियड रहा, जो एक क्रांतियों का दौर ही रहा, उस क्रांति के दौर में उस वियना की संधि में ही क्रांतियों का बीजारोपण हो गया था। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है क्रांतिकारियों का युग। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में शुरू हुआ। फ्रांस में वियना की संधि के बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ वो कब हुआ? 1830 में शुरू हुआ। 1828 में लुई 18 की मृत्यु के बाद वियना में क्या किया गया था? वियना संधि के बाद फ्रांस में बूर्बो वंश के शासक को लुई 18 को फिर से स्थापित किया गया था। तो लुई 18 की 1828 में मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका चचेरा भाई चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठा। दसम यहाँ 10th लिखा हुआ है, गद्दी पर बैठा। चार्ल्स दसम घोर प्रतिक्रियावादी था, क्रांति का बहुत बड़ा विरोधी, क्रांति का सबसे बड़ा विरोधी था चार्ल्स दसम, जो लुई 18 का चचेरा भाई था। वह कहा करता था कि इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी चीरना अधिक पसंद करूंगा। मतलब इंग्लैंड का शासक, इस समय तक इंग्लैंड बिल्कुल एकदम, इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली आ चुकी थी, राजा नाम मात्र का शासक रह गया था। इसीलिए राजा की उपेक्षा करते हुए चार्ल्स दसम कहता है कि इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने की अपेक्षा मैं क्या करूंगा? लकड़ी चीरना अधिक पसंद करूंगा। वास्तव में चार्ल्स दसम क्या था? घोर प्रतिज्ञावादी चरित्र और सामंतों, कुलीनों तथा पादरियों के प्रति उसके भारी पक्षपात ने क्या किया? उसने सामंत, कुलीन और पादरी का उसने जबरदस्त सपोर्ट किया, उनका पक्षपात लिया। फ्रांस को 1830 जुलाई की क्रांति के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। किसकी प्रतिक्रियावादी नीति? चार्ल्स दसम की। चार्ल्स ने जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश जारी किए। वो 4 अध्यादेश क्या थे जो उसने जारी किया? पहला था प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया। किसने? चार्ल्स दसम ने उस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को ही एबॉलिश कर दिया, भंग कर दिया। और बैन कर दिया, प्रेस की फ्रीडम को उसने बैन कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। मताधिकार को सीमित कर दिया गया, यानी जो एडल्ट फ्रेंचाइजी थी उसको बिल्कुल एकदम लिमिटेड कर दिया गया कि कौन कौन से लोग मतदान कर सकते हैं, कौन कौन से लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। इसको इसने क्या किया? लिमिटेड कर दिया गया। सभा की कार्य अवधि को घटा दिया गया, यानी जो ये
प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी, उसका जो वर्किंग आवर था उसने क्या किया, उसको लेस कर दिया, वर्किंग आवर को कम कर दिया। इन 4 अध्यादेशों यानी ये जो 4 ऑर्डिनेंस पास किए चार्ल्स दसम ने, चार्ल्स 10th ने ये जो 4 ऑर्डिनेंस पास किए, इसने फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कर दी। और उस क्रांति का जो लीडर था वो था लफायते। लफायते ने इन अध्यादेशों के खिलाफ, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्या कर दिया, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कर दी। और उसने चार्ल्स दसम का विरोध किया और विरोध इतना बढ़ गया कि चार्ल्स दसम को सिंहासन त्यागना पड़ा। सिंहासन त्यागना ही नहीं पड़ा बल्कि अपने 10 वर्षीय पोते काउंट ऑफ चेम्बोल्ड के पक्ष में सिंहासन छोड़कर उसे कहाँ भागना पड़ा, इंग्लैंड भागना पड़ा। भाग गया भाई, जनता ने खदेड़ दिया लाठी डंडा लेकर के कि भागो यहाँ से, तुम्हारा ये प्रतिक्रियावादी व्यवस्था यहाँ पर अब नहीं चलने वाली है। किंतु गेम तो खेल गया था उसने भाई, चार्ल्स दसम गेम खेल गया। गेम क्या खेल गया, उसने सोचा कि मेरा जो पोता होगा वो यहाँ का शासक बन जाएगा और मैं जब ये क्रांति क्या होगी, थोड़ी सी नॉर्मल पड़ेगी तो मैं फिर से कम बैक कर सकता हूँ। लेकिन फ्रांस की जनता बेवकूफ़ नहीं थी, उसने कहा नहीं, एक बार गलती हो गई, अभी दोबारा गलती नहीं होने वाली है। तो जनता ने क्या किया, फ्रांस की जनता ने ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस के लुई फिलिप को अपना राजा चुना। यानी जो ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस था, लुई फिलिप को उन्होंने क्या किया, अपना राजा चुन लिया। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, इस समय यूरोप की जो कंडीशन थी वो और ही बदतर होती चली गई। यूरोप की कंडीशन 1848 तक आते आते बद से बदतर, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि यूरोप की जो सिचुएशन थी बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में आ गई। क्रिटिकल पोजीशन में क्या आ गई, यहाँ देखते हैं, भूख, कठिनाइयाँ एवं जनविद्रोह। जनविद्रोह कब होगा, जब आदमी भूख से परेशान होगा, उसके सामने रोजगार नहीं होगा, गरीबी होगी, तभी आदमी जन विद्रोह करता है। तो 1848 में ऐसा ही कुछ हुआ। पूरे फ्रांस में क्या हुआ, खाने पीने की कमी हो गई, यानी लिविंग ऑफ सर्वाइवल एक तरीके से पॉज हो गया था, रुक गया था, लोग परेशान हो गए थे। और व्यापक बेरोजगारी पेरिस के कारण लोग सड़कों पर उतर आए। पेरिस में व्यापक बेरोजगारी, खाने पीने की वस्तुओं की कमी, व्यापक बेरोजगारी बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रांस में जन विद्रोह बढ़ गया। और इसके कारण लुई फिलिप को क्या पड़ा, इसके कारण लुई फिलिप को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वो मैनेज को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। लुई फिलिप जो यहाँ के राजा बने थे 1830 की क्रांति के बाद, वो मैनेज को नहीं कर पाए, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को, जो वहाँ की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को लुई फिलिप मैनेज नहीं कर पाए। और 1848 में भूख और बेरोजगारी से फ्रांस की जनता त्राही त्राही करने लगी और उसने क्या किया, जन विद्रोह कर दिया। सिविलियन वार, कह सकते हैं कि फ्रांस में सिविल वार शुरू हो गया। गृह युद्ध जैसी कंडीशन जनरेट हो गई थी। कहाँ पे, फ्रांस में। पेरिस में लोग सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ सड़क पर आ गए। जन विद्रोह के बढ़ते दबाव के कारण लुई फिलिप को भी भागना पड़ा। अब जब लुई फिलिप भाग गया तो वहाँ की जनता ने राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया और एक गणतंत्र की घोषणा की। और इस गणतंत्र की घोषणा करते हुए उसने कहा कि जितने भी 21 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उन सबको मताधिकार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा की और उसने कहा कि ऐसे सभी 21 वर्ष के लोग जिन्होंने अपनी आयु 21 वर्ष पूरी कर रखी है उन सबको मताधिकार दिया जाएगा
यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी की पॉलिसी लेकर आया नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा। काम के अधिकार की गारंटी दी गई, जैसे भारत सरकार ने दिया ना मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, सेम कंडीशन में फ्रांस की जनता ने भी काम के अधिकार की गारंटी दी। कहा कि आपको काम मिलेगा, नो डाउट, बिल्कुल आपको काम मिलेगा। जितने भी ऐसे बेरोजगार लोग हैं उनको काम दिया जाएगा। और इसके लिए राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, अनेक राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए। भाई रोजगार देने के लिए सिस्टम होगा, और वो सिस्टम क्या किया इन लोगों ने, राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, जिससे धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिला। इससे पूर्व की एक और घटना देखिए, सिलेसिया में क्या हुआ। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। घटना कब की है, 4 जून दोपहर के 2 बजे। हुआ क्या, जो ठेकेदार थे वो बुनकरों से ज़्यादा काम लेते थे और पैसा काम के एवज में जो उनकी मजदूरी होती थी वो कम पेमेंट करते थे। इससे जो बुनकर वर्ग था काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि रिसोर्स ऑफ इनकम उसकी कम थी, मजदूरी कम होती थी। तो इन बुनकरों ने अपनी मजदूरी को, अपने जो वेजेस हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए ठेकेदारों पर दबाव बनाना शुरू किया। किंतु ठेकेदारों ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि इनके वेजेस को हम इंक्रीज़ करें। तो एक दिन क्या हुआ, 24 जून की दोपहर के 2 बजे जो वीवर्स थे यानी बुनकर जो थे, उनकी पूरी क्राउड, वीवर्स क्राउड कहाँ पहुँच गई, ठेकेदारों की कोठी पर पहुँच गई। बुनकरों ने, वीवर्स ने अपनी मांग रखने के लिए ठेकेदारों के यहाँ पहुँच गए। बुनकरों ने अभी कोई खुराफात नहीं की, कोई बवाल नहीं किया बुनकरों उनके ठेकेदारों के साथ। पहले जितने भी वीवर्स थे, जितने भी बुनकर थे, उन्होंने अपनी बात को प्रेम से ठेकेदारों के समक्ष रखा कि भाई आप हमारी मजदूरी को बढ़ा दीजिए, हमको ज़्यादा बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु ठेकेदारों ने बुनकरों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, अवॉइड कर दिया। फिर क्या किया बुनकरों ने, जब बुनकरों ने देखा कि भाई मेरी बात को नहीं सुना जाता है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद क्या हुआ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वीवर से कपड़ा बुनवाने का काम करते थे, भीड़ उनके घरों में घुस गई। जो वीवर्स थे, जो जुलाहे थे, वो भीड़ क्या हुई, उनके घरों में घुस गई और उनकी चमचमाती खिड़कियों, उनके सोफ़े, उनके जो भी मतलब ऐसे असिस्ट थे जो उनके डेली नीड की वस्तुएं थीं, जो उनको एक एलीट ग्रुप में शामिल करती थीं, उन सब चीज़ों को इन लोगों ने, इस वीवर्स क्राउड ने तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फलतः इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, क्लॉथ कॉन्ट्रैक्टर थे, वो वहाँ से भाग खड़े हुए और भाग कर जब ये लोग वहाँ से निकल गए तो 24 घंटे के अंदर ठेकेदारों ने सेना के साथ पुनः वापसी की। और 24 घंटे के अंदर जब सेना ठेकेदारों के साथ आई तो उस सिचुएशन में बुनकरों और सेना के मध्य क्लेश शुरू हो गया, झड़प शुरू हो गई। उसमें क्या हुआ कि 11 बुनकर मारे गए। क्या हुआ, 11 बुनकर सेना की गोली से मारे गए और टकराव बढ़ गया। यहाँ पर इन सब चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद ये 1848 की घटना हुई, आपने देखा। अब आते हैं, देखते हैं 1848 में उदारवादियों की क्रांति। उदारवादी हमने इसके पहले पढ़ लिया है। लिबरलिज्म जिसको कहते हैं, उदारवादी। तो उस उदारवादी क्रांतिकारियों में क्या व्यवस्था थी, 1848 में जहाँ तक मजदूर और किसान विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पढ़ा लिखा मध्य वर्ग भी निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कर चुका था। कहने का आशय ये है कि जहाँ एक तरफ 1848 और 45 में मजदूर और किसान विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक पढ़ा लिखा वर्ग भी
निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध खड़ा हो चुका था। अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने मिलकर क्या किया? बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। यानी जो जर्मनी की पूरी पब्लिक थी वो फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित हुई और एक संस्था थी सर्व जर्मन नेशनल असेंबली, एक संस्था थी असेंबली में सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। और इस मतदान के फलस्वरूप 18 मई 1838 को इम्पॉर्टेंट डेट है, ध्यान से देखिएगा। एक 18 यहाँ, एक 18 यहाँ, तो 18 याद रखिएगा। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। फ्रैंकफर्ट संसद यानी जो जर्मनी की संसद थी उसमें। इसका आयोजन सेंट पॉल चर्च में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए वन लाइनर बन सकता है कि फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी उसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका आंसर होगा सेंट पॉल चर्च। वहाँ पर फ्रैंकफर्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था। फ्रैंकफर्ट मीन्स पार्लियामेंट ऑफ द जर्मनी। निर्वाचित सदस्यों ने, यानी कि जो भी निर्वाचित मेंबर थे, जो इलेक्टेड मेंबर थे, 831 जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन लोगों ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ये 831 मेंबर ने क्या किया? जर्मन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया। और जर्मन की जो अध्यक्षता थी एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी राजा कहाँ रहेगा, किसके अधीन काम करेगा? वो फ्रैंकफर्ट यानी कि जो संसद थी उसके अधीन वो काम करेगा। जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति कहीं ना कहीं पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम कर सकता है। पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर भारत का राष्ट्रपति नहीं जा सकता। तो ऐसे यहाँ पर भी जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता जिसको सौंपी गई उसको ये बताया गया कि आप जो हैं वो संसद के अधीन रहकर ही कोई काम कर सकते हैं। जब प्रतिनिधियों ने, कौन से प्रतिनिधि? यही 831, इन प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की। मतलब क्राउन जब उनको पहनाने के लिए वो लोग आगे बढ़े तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इसको इग्नोर कर दिया गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने कहा नहीं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द जर्मनी। उसने कहा कि मैं जर्मनी के इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसका रीज़न यही था कि वो कंजर्वेटिव माइंडेड व्यक्ति था। कंजर्वेटिव का मतलब संकीर्ण यानी रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्ति था वो। रिजल्ट क्या हुआ? संसद, पार्लियामेंट और राजा के मध्य क्लेश, विवाद उत्पन्न हो गया। अंत में सेना को बुलाया गया और असेंबली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सेना आई और असेंबली को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। अब ये सब घटना हो गई। उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। इसने का क्या रोल है जर्मनी में? तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटोमन बिस्मार्क का नाम लिया जाता है। एक क्वेश्चन
आपके लिए यहाँ बनता है कि हु इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ द इंडिया। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, या भारत का बिस्मार्क को किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो ये आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने के लिए प्रशासकीय सेना और नौकरशाही की मदद ली। सेम काम भारत में भी उस बंदे ने किया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको कमेंट करना है और बताना है कि भारत का बिस्मार्क हम किसे कहते हैं। तो मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी को एक करने के लिए प्रशासकीय सेना और नौकरशाही दोनों की मदद ली। प्रशासकीय सेना और वहाँ की नौकरशाही, उन दोनों की मदद किसने ली? ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण का हीरो। 7 वर्षों के दौरान 7 वर्षों तक बिस्मार्क को क्या करना पड़ा? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े, जिसमें तीनों युद्धों में प्रशा को विजय मिली। यहाँ के होगा, को नहीं होगा, थोड़ा सा संशोधन कर लें, यहाँ पर के होगा। 7 वर्षों के दौरान, पूरे 7 वर्ष ऑटोमान बिस्मार्क ने क्या किया? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े और तीनों युद्धों में प्रशा को जीत मिली। 18 जनवरी 1871, देखिए कितना सही सब कुछ बनता जा रहा है। यहाँ पर उदारवादियों की क्रांति कब हुई? 18 मई 1848। जर्मनी का एकीकरण कब हो रहा है? 18 जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में। ये जर्मनी के एकीकरण का जो प्रोसेस था वो 1866 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो फाइनल टच इसका आया वो कब आया? 18 जनवरी 1871 में। कहाँ पे? वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी ऑटोमान बिस्मार्क ने क्या किया? जो प्रशा का किंग था विलियम फर्स्ट, उसको सम्राट यानी किंग या काउंसलर घोषित किया गया जर्मनी में। अब जर्मनी का जो नया राज्य बना उसने क्या किया? नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं पर जोर दिया। जो नया राज्य बना, जो ये विलियम प्रथम आए, इन्होंने क्या किया? जर्मनी की सारी व्यवस्था को फिर से रीऑर्गेनाइज किया। उस रीऑर्गेनाइजेशन में क्या किया गया? उसकी जो मनी पॉलिसी थी, उसकी जो बैंकिंग पॉलिसी थी, उसकी जो लॉ एंड जुडिशरी पॉलिसी थी, उस सारी पॉलिसियों को उसने क्या किया? रिफर्बिश किया, फिर से पुनर्जीवित किया और एक नए जर्मनी के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया। वहाँ के राजा ऑटोमन बिस्मार्क, इन लोगों ने मिलकर के। आगे देखते हैं इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। इटली क्या था? 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिसमें केवल सार्डिनिया, पीडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। इटली 7 राज्यों में बंटा था 19वीं शताब्दी के मध्य में, जहाँ पर केवल एक स्थान ऐसा था, सार्डिनिया और पीडमांट, वहीं पर इतालवी राजघराने इटली के राजा का शासन था। बाकी हिस्सों में अलग अलग लोग थे। जैसे उत्तरी भाग में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था, यानी इटली का जो उत्तरी भाग था वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। इटली के मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और इटली के दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बूर्बो वंश के राजाओं का अधिकार था। 1830 के दशक में मेजनी एक नया हीरो निकल करके आया इटली के एकीकरण में। ज्यूसेppe मेसनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के लिए अपना विचार प्रस्तुत किया। उसने कहा कि भाई जैसे जर्मनी एक हो गया है, सेम कंडीशन में इटली को भी एक होना चाहिए।
अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन का निर्माण किया। आप देखोगे कि भारत में जब राष्ट्रवाद आएगा इसके अगले वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर भी अब बहुत सारे गुप्त संगठनों के नाम पढ़ोगे, जैसे HSRA है, HRA है, अभिनव भारत संस्था है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसने भारत में गुप्त रूप से काम किया, भारत की आज़ादी के लिए गुप्त तरीके से काम किया। तो सेम ऐसे ही एक गुप्त संस्था मेजनी ने भी बनाई थी, उसका नाम था यंग इटली। क्लियर हुआ। अब इसके एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए जो घटनाक्रम बने उनको देख लेते हैं। 1830 से 1848 के मध्य क्रांतिकारी जो विद्रोह हुए वो असफल हो गए। यानी हुआ क्या कि 1830 से और 48 के मध्य क्रांतिकारी विद्रोह इटली में हुए, वो सारे विद्रोह क्या हुए, असफल हुए। लेकिन क्रांतिकारी पीछे हटे नहीं, वो लगातार अनवरत अपने काम में लगे रहे। 1859 में क्या हुआ, सार्डिनिया और पिडमांट ने कैबूर के नेतृत्व में क्या काम किया, एक संधि कर ली। ऑस्ट्रिया और पिडमांट जो इटली का मेन राजघराना था, उसने फ्रांस से संधि कर ली, जिसके माध्यम से काबूर ने ऑस्ट्रियाई बलों को इटली में हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई बलों को क्या किया उसने, फ्रांस की मदद से हरा दिया। फ्रांस की मदद से जब हरा दिया तो सार्डिनिया और पिडमांट का वर्चस्व बढ़ गया। फिर 1861 में क्या हुआ, इमैनुअल सेकेंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी कि जो कैबूर और जो मेजनी थे उनकी मेहनत रंग लाई और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक। कल अगला जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं चर्चा करूँगा जो ये लीडर्स हैं, जैसे ऑटोमन बिस्मार्क हैं और मेजनी हैं। इसके बाद अभी इंग्लैंड है और बाल्कन प्रदेश, इसके जो बाल्कन एरियाज वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टॉपिक पे। और वो टॉपिक रहेगा ऑटोमन बिस्मार्क, मेजनी और कैबूर जैसे बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने जर्मनी और इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक फिर से कंसाइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कट हो जाए। क्रांतिकारियों का युग, प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में फ्रांस में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा कि लुई XVIII की मृत्यु के बाद चार्ल्स दशम शासक बना था। वो घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। उसने 4 बड़े बड़े ऐसे अनैतिक कार्य कर दिए जो लोकतंत्र के विरुद्ध था। पहला क्या किया, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, मताधिकार को लिमिटेड कर दिया और जो असेंबली थी, प्रतिनिधि सभा थी, उसकी जो वर्किंग आवर था, कार्य अवधि, उसको घटा दिया। इन चारों के कारण वहाँ पर क्रांति हो गई और अंत में इनको देश छोड़कर, चार्ल्स दशम को देश छोड़कर के इंग्लैंड भागना पड़ा और जनता ने वहाँ पर ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस लुई फिलिप को फ्रांस का शासक नियुक्त किया। इसी के बाद क्या हुआ, 1848 तक आते आते फ्रांस में व्यापक बेरोजगारी फैल गई, लोग भूखों मरने लगे, काम नहीं रह गया लोगों के पास, तो जनता सड़कों पर आ गई, पेरिस की सड़कों पर जनता आ गई और जन विद्रोह तेजी के साथ फैल गया और लुई फिलिप को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इससे पहले 1845 में बुनकरों ने ठेकेदारों के घरों पर धावा बोल दिया। उनके घर, उनके बंगले, उनके सोफे, उनकी सारी जो भी असेस्ट थी, उन असेस्ट को क्या किया, तहस नहस कर दिया। इसमें सेना और बुनकरों के मध्य हुए मुठभेड़ में 11 बुनकर मारे भी गए। 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई, जहां एक तरफ मजदूर, किसान और आम जनता क्रांति कर रही थी,
वहीं पढ़े लिखे लोग भी क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा रहे थे। जर्मनी में इसी समय क्या हुआ, एक राजनीतिक संगठन बनाकर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया गया और 18 मई 1848 को 831 सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट में जा करके जर्मनी के लिए एक संविधान